इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शबाना, मम्मा कहाँ हैं? लाउंज में सफाई में मसरूफ मुलाजमा से उसने पूछा। साहब जी, वो मार्केट तक गई हैं। मैं आपके लिए चाय लाऊं? सफाई का काम उसने वहीं छोड़ते हुए पूछा था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो अपने कफ लिंक्स खोलता नफी में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शबाना ने हस्बे मामूल अपने साहब की पर्सनालिटी को दिल ही दिल में सराहा, जो इतनी डैशिंग तो जरूर थी कि वो जब जब देखती उसका मासूम दिल धड़क धड़क जाता। कमरे में आते ही उसने अपने कंधे पर रखे कोट को सामने सोफे पर फेंका, टाई की नॉट ढीली की, घड़ी पर वक्त देखा तो मगरिब की अजान होने में कुछ वक्त ही रह गया था। जूते मोजे उतारने के बाद वो वार्डरोब से इस्त्री शुदा शलवार सूट निकालकर वॉशरूम में घुस गया। ठीक 10 मिनट के बाद वो करीबी मस्जिद में नमाज मगरिब की अदायगी के लिए जा रहा था। हौसला कर पुत्र, हौसला कर। अल्लाह की मर्जी के आगे भला कोई क्या कर सकता है। दुख तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं और तुम तो बहुत बहादुर बेटी हो मेरी। बुआ ने उसे टूटी बिखरी लड़की के कंधे पर हाथ रखते जैसे उसे तसल्ली देनी चाहिए, मगर वो उनकी तसल्ली पाकर बिखर गई। उनके कमजोर बाजुओं के घेरे में बिन पानी की मछली की तरह तड़प गई। सब्र कर मेरी बेटी। उसे संभालते हुए हलकान होती हुई बुआ बेगम भी रो पड़ी थी। मुझे सब्र नहीं आता बुआ। सब्र बहुत बड़ी चीज है जिस पर बहुत अजीम हस्तियां ही कायम रह सकती हैं, और मैं बहुत कमजोर हूँ बुआ। कैसे सब्र करूँ? मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? कुछ ना बचा, देखे खाली हाथ रह गई। उसने बिलखते हुए अपनी दोनों हथेलियां उनके सामने की। ना ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं कह। उसकी ऐसी हालत देखकर बुआ बेगम से जैसे जब्त करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई बुआ, और आप कहती हैं कि ऐसे नहीं कहते। मैं क्यों जिंदा बच गई? क्यों ना उस गाड़ी में अपने प्यारों के साथ ही मर गई? वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे क्यों अपने साथ न ले गए? पापा मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरी जरा सी तकलीफ पर किस तरह तड़प उठते थे, जमाने के सर्दो गर्म से कितनी हिफाजत करते थे। मेरी और मम्मा की कितनी फिक्र हुआ करती थी उन्हें, हमेशा मेरे खाने पीने के पीछे पड़ा करती थी। और अब मैं कई कई दिन भूखी रहती हूँ। वो मुझे खाने के लिए क्यों नहीं कहती? क्यों मेरी फिक्र नहीं करती? वो बुरी तरह पिलक रही थी। और वो हानि कितना छोटा था ना बुआ, वो कितनी जल्दी थी उसे जाने की। अब कौन मुझे अपनी मासूम जुबान में फारी अपी कहेगा? कौन अपनी मासूम शरारतों से मेरा दिल बहलाएगा? कितने बेवफा है ना सब, मुझे अकेला छोड़ गए। आप उनसे कहिए ना बुआ कि वो मेरे पास आ जाएं, या फिर मुझे अपने पास बुला ले। मुझे उनके बगैर रहना नहीं आता। प्लीज बुआ, आप कहिए ना। दर्द की शिद्दत थी या फिर शदीद असाबी दबाव, वो होश खुद से बेगाना हुई, उनके बाजुओं में ही झूल गई, और उसे अपनी बाहों में बेजान होते देखकर बुआ बेगम का कमजोर वजूद कुछ और कमजोर पड़ गया था। बहती आंखों और कपकपाते होंठों से उन्होंने मुलाजमा को आवाज दी थी। बुआ बेगम की तबीयत एकदम बिगड़ गई थी। वो जो पहले ही अंदर से बेहद कमजोर हो चुकी थी, उनकी हालत देखकर वो जहां बेहद परेशान हुई, वहीं खौफ से पीली पड़ गई। इस इतनी बड़ी दुनिया में बुआ बेगम के सिवा उसका था ही कौन, जो रिश्ते में तो उसके पापा की कजन थी, मगर अब वही उसका सब कुछ थी। अगर बुआ बेगम को भी कुछ हो गया तो इस सोच और डर ने जैसे उसके पूरे जिस्म से जान निचोड़ कर रख दी। 12 घंटे की सब्र आजमा बेहोशी के बाद जैसे ही उन्हें होश आया, उसकी जान में जान आई, वरना वो मुतहोश कॉरिडोर में टहलती मुसलसल एक ही दुआ का विर्द कर रही थी। अल्लाह जी, बुआ को कुछ ना हो। उनके कमजोर वाजिद का सहारा भी उसके लिए बड़ी नेमत था। उनके वजूद के साए तले छुप कर ही तो वो जिंदगी के दिन गुजार पा रही थी, वरना मम्मा पापा और हानि के बाद उसका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता। बुआ बेगम के अस्पताल से घर आते ही वो अपना गम भुलाए उनकी तीमारदारी में मसरूफ हो गई। वो उस वक्त एक ऐसी डरी सहमी बच्ची थी जिसके हाथ में जिंदगी की मुश्किल और कठिन राह गुजर पर चलने के लिए सिर्फ बुआ बेगम का हाथ था। वो हरासा थी इस खौफ से कि कभी जो बुआ बेगम का हाथ छूट गया तो वो दुनिया के मेले में ऐसे गुम हो जाएगी कि फिर शायद अपनी भी ना रहे। ये एक ऐसा डर था जो कुंडली मारे किसी अजदे की तरह फन फिलाए उसके अंदर छुपा बैठा था, और जिससे चाहकर भी वो जान नहीं छुड़ा पा रही थी। बुआ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। आप जानती है ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। रात वो उनकी टांगे दबाते भीगे लहजे में कह रही थी, और बुआ की पुरसोच नजरें उसके मासूम चेहरे पर जमी न जाने कहां से कहां परवास कर रही थी। फारी, जरा फोन तो मेरे पास लाओ। यकलख्त उनके कहने पर वो ताबेदारी से सर हिलाते उठकर फोन सेट की तरफ बढ़ गई।
ये साथ वाले दराज में नीले कलर की डायरी है, वो भी पकड़ा दे और मेरा चश्मा भी। उसे डायरी पकड़ते ही उन्होंने चश्मा लगाया और नंबर मिलाने से पहले एक दफा फिर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। और आप तो मेरे लिए चाय ले आओ। जी अच्छा। वो हैरान सी बाहर की तरफ बढ़ी थी, मगर फिर जब चाय लेकर कमरे में आई तो उन्हें किसी गहरी सोच में डूबा पाया। बुआ, उसके 2-3 बार आवाजें देने पर उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। ये चाय ले लें। हाँ रख दो, अभी जरूरत नहीं है। मगर अभी तो वो कुछ कहना ही चाहती थी जब वो बोली, पी लेती हूँ बेटा, तुम परेशान ना हो। उसने ताज्जुब से उनके उलझे अंदाज को देखा और फिर उनके करीब बैठती एक बार फिर से उनकी टांगे दबाने लगी। दूसरे दिन वो लॉन में बैठी थी जब उसने एक ग्रेसफुल सी औरत को गेट से दाखिल होकर अपनी तरफ आते देखा। उनकी शख्सियत इतनी पुरकशिश थी कि वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मुझे फाखरा बेगम से मिलना है। उनके बोलने का अंदाज उनसे भी ज्यादा पुरकशिश था। वो सराहे बगैर न रह सकी। आइए प्लीज, मैं आपको बुआ बेगम के कमरे में छोड़ आऊं। सलाम का जवाब देते वो उन्हें साथ लिए बुआ बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। आप फारिया अरसलान है ना? रास्ते में वो पूछ रही थी। उसने आहिस्ता से सर असबात में हिला दिया। उसने उस औरत की आंखों को चमकते देखा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छा करे। ना चाहने के बावजूद भी उसके गाल सुर्ख पड़ गए थे। अपनी तारीफ भला कैसे बुरी लगती है। उन्हें कमरे में छोड़कर वो खुद किचन में आ गई। कुछ देर के बाद वो चाय लेकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, बुआ बेगम की बात ने उसे ठटक कर वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे कोई एतराज नहीं है नफीसा, मुझे फिर भी मंजूर है। मैं अपनी बेटी को कोई सहारा देकर मरना चाहती हूँ, जो उसके साथ मुखलिस हो, उसका एहसास करे, उसका ख्याल रखे। वो बहुत बिखर गई है, उसे समेट ले। और साइम बेटे को मैं जानती हूँ, उसकी तबीयत ऐसी ही है, मगर फिर भी मैं चाहूंगी कि तुम एक बार उससे मिल लो। मैंने उसे देखा हुआ है नफीसा, तुम फिक्र ना करो। और क्या फारिया मान जाएगी? आखिर उम्रों का भी तो फर्क है। एक खदशे के तहत उन्होंने बुआ बेगम से पूछा था। वो मेरी बड़ी फरमाबरदार बेटी है, मुझे उस पर बड़ा भरोसा और मान है, और मैं जानती हूँ कि वो अपनी बुआ को कभी इनकार नहीं करेगी। तुम बस तैयारियां कर लो जाकर। फिर उन्होंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अरे फारिया, आओ बेटा इधर, वहाँ क्यों खड़ी हो? उसी पल उसकी नजर उसके साकत गुमसुम वजूद पर पड़ी थी। वो छोटे छोटे कदम बढ़ते उनके करीब आई। चाय की ट्रे साइड टेबल पर रखते ही बाहर आने लगी थी जब इस ग्रेसफुल खातून ने उसके हाथ थाम कर उसे अपने करीब बिठा लिया। ये मेरी सहेली नफीसा है, पहले अमेरिका में रहती थी, अब कुछ अरसे से अपने बेटे साइम के साथ मुस्तकिल पाकिस्तान आ गई है। बुआ बेगम के तारुफ करवाने पर भी उसका झुका हुआ सर नहीं उठा था। उसका दिमाग तो अभी थोड़ी देर पहले सुनी जाने वाली अधूरी गुफ्तगू में ही उलझा हुआ था। मैंने अपने बेटे साइम के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? उसने एक झटके से सर उठाकर शशदर नजरों ने बुआ बेगम की तरफ देखा। बेयकीनी सी थी। और फिर बुआ बेगम की मान भरी नजरों में देखते नोक जुबान पर आए लफ्जों को उसने बामुश्किल अंदर धकेलते आहिस्ता से सर झुका लिया। जैसे बुआ बेगम रजामंदी समझते हुए तशक्कुर से भीगी आंखें लिए मुस्कुरा दी। देखा नफीसा, मैं ना कहती थी कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उनके पुरएतमाद भराए लहजे पर उसने बेसाख्ता पहलू बदला था। वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर वो उस वक्त कुछ भी कहकर बुआ बेगम का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मगर रात को उनसे तफसीलन बात करने के अंदर ही अंदर ठान चुकी थी। मगर ये क्या? बुआ बेगम का हौसला अफजा इशारा पाते ही आंटी नफीसा ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फिर उसकी नाजुक सी मखरूती उंगली में पहना दी। अभी तो यही अंगूठी पहना रही हूँ, मगर इंशाअल्लाह शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अब ये साइम की इमानत है तुम्हारे पास। उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। उसे उनकी आवाज भराई हुई सी लगी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कर सकी, बस हक्का बक्का देखती रह गई। उसे अपने अंदर खालीपन उतरता महसूस हुआ। होंठ खामोश थे, मगर जिस्म का एक एक अज़ू तड़प कर उस ज्यादती का एहसास दिला रहा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो भला शादी के हवाले से किस तरह सोच सकती थी? बुआ, ये क्या किया आपने? मैं कैसे भला शादी कर सकती हूँ? रात वो नाराज सी कह रही थी जब बुआ बेगम ने हैरानी से उसकी बरहम सूरत देखी। क्यों? तुम क्यों शादी नहीं कर सकती? काफी देर बाद उन्होंने पूछा था जब उसने शाकी नजरें उठाई। मेरे जख्म अभी ताज़ा हैं और फिर मेरी उम्र, मेरी अधूरी तालीम, मेरा दिल तैयार नहीं है किसी भी नए रिश्ते के लिए। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको मुझसे जरूर पूछना चाहिए था। वो खफा सी बोली जब बुआ बेगम ने मुतासिफाना उसकी तरफ देखा। क्या पूछती मैं तुमसे कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और मैं तुम्हें अकेला किसके सहारे छोड़ कर जाऊँ, या फिर ये कि फारिग क्या तुम अकेली इस जालिम दुनिया का मुकाबला
मुकाबला कर सकोगी? तुम्हारे उम्र बढ़ने तक और तालीम मुकम्मल होने तक तुम्हारी बुआ जिंदा रहेंगी। तुम्हें बेसहारा छोड़कर तो तुम्हारी बुआ मरने के बाद भी बेचैन रहेगी। क्या मुंह दिखाएगी तुम्हारे मामा पापा को? क्या जवाब देगी उनके सवालों का जब वो पूछेंगे कि उनकी लाडली को मैं किसके सहारे छोड़कर आई हूँ? बुआ बेगम दुख से बोझल आवाज में रोते हुए बोली तो वो भी उनके करीब आकर बिलक बिलक कर रो दी। बुआ बेगम ने आहिस्ता से उसे अपने साथ लगा लिया और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। रात बुआ सोई तो सुबह उठ ना सकी। वो वहशत से बुत बनी कितनी देर बेयकीन से उनके बेजान वजूद को देखती रह गई। बुआ की जुदाई, अकेले रह जाने का खौफ, अब क्या होगा? सबने मिलकर उसे इतना हरासा किया कि उसके आंसू भी जैसे उसकी खौफ की जद में आते मुंजमिद होने लगे। घबराहट, बौखलाहट, बेबसी, लाचारी ने उसे अंदर तक सरसीमा कर डाला था, जहाँ वो अजहद सहम गई थी। वहीं उसके इर्द गिर्द का माहौल एक खामोशी, एक चुप और सपाट सन्नाटे की लपेट में आने लगा। वो अकेली किस तरह बुआ बेगम को उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा सकती थी? क्या वो बाहर निकलकर चीखे चिल्लाए या फिर हमसायों को मदद के लिए पुकारे? सही मायनों में वो अब तन्हा हुई थी। फिर डूबते को तिनके के मुसादिक उसे यकलख्त आंटी नफीसा का ख्याल आया तो वो तेजी से बुआ बेगम की नीले कलर की डायरी की तरफ बढ़ी और फिर उनका नंबर मिलाने लगी। फोन किसी मर्द ने उठाया था। वो हवास बाख्ता से रोते हुए बुआ बेगम के बारे में बताने लगी। ठीक 20 मिनट के बाद आंटी नफीसा 30-31 साल के दराज कामत डिसेंट नौजवान के साथ अंदर दाखिल हुई थी। आंटी, मेरी बुआ। वो भागते हुए उनकी तरफ बढ़ी और फिर उनके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो दी। साइम जहांगीर ने मामा की बाहों में रोती बिलकती इस छोटी सी लड़की को हैरत से देखा था। जिस बात की तरफ उसका दिमाग इशारा कर रहा था, दिल उसे मानने से कासिर नजर आ रहा था। मम्मा, ये आपने क्या किया? क्यों? क्या हुआ? क्यों? आप नहीं जानती कि क्या हुआ? उनके तजाहुल आरफाना बरतने पर वो बड़ी संजीदगी से गोया हुआ। जब से उसने फारिया को देखा था बेचैन सा हो गया था। मेरी और उसकी उम्रों में फर्क देखा है आपने? मैंने इस बारे में फाखरा से बात की थी, मगर जब उसे कोई एतराज नहीं था तो फिर मैं किस तरह एतराज करती? ये सरासर गलत है मामा। वो मासूम सी बच्ची और मैं, वो बेहद संजीदा हो चुका था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। साइम, और फिर जब फारिया को कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और मर्द चाहे जितना भी बड़ा हो, एक वक्त आता है जब औरत उसकी हम उम्र नजर आने लगती है। उन्होंने जैसे अपनी तरफ से बात खत्म करना चाहिए। ये ठीक नहीं है मम्मा, और उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए। 12-13 साल का डिफरेंस कोई कम नहीं होता। कोई भी फैसला करने से पहले ये सोच लेना साइम कि अब वो तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी इज्जत है, और अब इस भरी दुनिया में अल्लाह के बाद तुम्हारे सिवा इसका कोई सहारा नहीं है। बेटे के तेवर देखते हुए उन्हें भी संजीदा होना पड़ा। मगर मम्मा, कोई अगर मगर नहीं। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है या फिर उसमें कोई खामी है तो फिर तुम्हारे इनकार का जवाब बनता है। लेकिन अगर तुम महज उम्रों के फर्क को मद्देनजर रखकर इस मासूम यतीम बच्ची के साथ नाइंसाफी करोगे तो ये ठीक नहीं होगा, और मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो जुज़-बुज़ से कमरे से बाहर निकल आई तो उसने मुस्तरिब होकर दोनों हाथों में सर थाम लिया। उसे आंटी नफीसा का बहुत सहारा था। बुआ बेगम की दूर अंदेशी और बारीक बेनी का उसे अब एहसास हो रहा था, और अगर इस मुश्किल वक्त में आंटी नफीसा का भी आसरा ना होता तो वाकई बहुत बड़ा मुश्किल असबाब है। उसने अभी नमाज जोहर अदा की थी कि मुलाजमा ने उसे साइम जहांगीर के आने की इत्तला दी। वो आहिस्ता से सर असबात में हिलाते उसके पीछे ही चल पड़ी। दिल किसी अनोखी के लिए नहीं धड़का था, मगर ये भी हकीकत थी कि वो कदरे मुतमईन थी। अस्सलामुअलैकुम। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसने सलाम किया था। वो जो अपनी सोचों में था यकलख चौंका। सफेद दुपट्टे को नमाज की सूरत लपेटे उसके पाकीज़ा मासूम चेहरे पर जैसे उसकी नजरें ठहर सी गई। कई पल सरक गए, मगर उसकी नजरों का इर्तिकाज न टूटा। वो नर्वी सी हाथों की उंगलियां मरोड़ती सोफे की तरफ बढ़ी तो उसे भी जैसे अपनी बेखुदी का एहसास हुआ। नजरों का जाविया बदलते उसने बेसाख्ता खुद की सरजनिश की थी। क्या लेंगे आप, चाय या? खामोशी जब तवालत इख्तियार करने लगी तो घबराए हुए उसे बोलना ही पड़ा। कुछ नहीं, असल में मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। वो हमतन गोश हुई। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? गहरी स्याह नजरें उसके चेहरे पर जमी थी। वो सर झुकाए वो जैसे अपने अंदर झांक रही थी। अब वो उसे कैसे बताती कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर ये रिश्ता उसकी वाहिद जरूरत बन गया है। अकेले हो जाने के खौफ ने उसे इस कदर हरासा कर दिया है कि उसने इस रिश्ते के हवाले से अब खुद को कदरे मुतमईन जरूर कर लिया है। लगता है कि मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है।
वो उसके चेहरे का बगौर जायजा ले रहा था। उसके जवाब न देने पर बोला, जबकि घबराते हुए उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, जी नहीं, वो तो मैं। जोर जोर से धड़कते दिल की धड़कने, ऊपर से उसकी एक्सरे जैसी गहरी नजरें। वो बौखलाती ना तो क्या करती। बेरब्ती ऐसी थी कि कुछ भी ठीक से कह ना पाई, जबकि वो कह रहा था, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या महसूस करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस रिश्ते को हमारे बड़ों ने जोड़ा है, मगर ये भी सच है कि इसे निभाना हम दोनों को है। इसलिए आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। प्लीज मुझे बताएं। उसके असरार पर आखिर उसे बोलना ही पड़ा। मुझसे पूछकर ही बुआ ने, आंटी नफीसा ने उसे हाँ की थी। नजरें झुकाए वो मध्यम सी आवाज में बोली। साइम जहांगीर की नजरें जैसे उसकी लरजती पलकों और सुर्ख आर्जों पर ठहर सी गई। बेशक वो कुदरत का हसीन तरीन शाहकार थी। अगर दरमियान में ये उम्रों का फर्क न होता तो इस वक्त वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर कर रहा था। इसका मतलब आपको कोई एतराज नहीं? जी, इतने ज्यादा उम्र का फर्क के बावजूद भी नहीं। वो न जाने क्यों मुतमईन नहीं हो पा रहा था, इसलिए कुरेद कर पूछ रहा था। फारिया ने आहिस्ते से पलकें उठाई। उसकी पलकों की नमी लम्हे के हजारवें हिस्से में उसकी नजरों की गिरफ्त में आई थी। फारिया, प्लीज जो भी आपके दिल में है मुझे बता दीजिए। यकीन करें, इससे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, एक बार कहकर तो देखे। यकलख्त वो बेचैन हो गया था, जबकि वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गई थी और उसके भीगे रुखसार साइम जहांगीर को तशवीश में मुब्तला कर गए थे। तो मेरा शक दुरुस्त है, आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। वो अजहद संजीदगी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी तेजी से उठी थी। प्लीज मेरी बात सुनिए। कुछ तो जरूर था उसकी आंखों में कि साइम जहांगीर बेसाख्ता ठटका। मुझे आपसे शादी पर कोई एतराज नहीं, मगर मोटी मोटी आंखों में जैसे कोई हसरत, कोई इल्तिजा या फिर कोई गुजारिश थी। मगर उसकी संजीदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, कुछ नहीं। वो बेबसी आहिस्ता से नफी में सर हिला गई। रुखसारों पर बहते हुए आंसुओं और ना हाँ के दरमियान मुअल्लिक जवाब साइम जहांगीर को मुश्ताइल सा कर गया था। वो एक चट्टी सी नजर उस पर डालते नाराज सा लंबे लंबे कदम भरता बिरोनी गेट की तरफ बढ़ गया, जबकि वो हवास बाख्ता उसके पीछे लपकी थी। मगर वो सुनी अनसुनी करता गेट से गाड़ी निकालता चला गया और वो सरासीमा सी वहीं बैठकर रोने लगी। यकीनन अब वो ये मंगनी तोड़ देगा और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तेजी से उठी और मोबाइल पर उसका नंबर मिलाने लगी, जो आंटी नफीसा ने ही उसे दिया था। तीसरी बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। प्लीज साइम वापस आएं, मुझे आपसे बात करनी है। आप जो पूछेंगे उसका जवाब बिल्कुल सच सच दूंगी। प्लीज यूं नाराज होकर न जाएं, वो रोते हुए कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ कॉल काट दी गई थी और वो घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो दी थी। थोड़ी देर के बाद एक मानूस से एहसास के जेरे असर उसने सर उठाया था। आप? साइम को सामने पाकर उसके अंदर मुसरत भरा एहसास उभरा था। भीगी पलकों और मुस्कुराते होंठों ने साइम जहांगीर को लम्हों में मबहूत कर दिया था और मोहब्बत बहुत खामोशी के साथ उसके अंदर सरायत करती गई। दरअसल मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं इतना अरसा अकेली नहीं रह सकती। मुझे सहारे की जरूरत रहेगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अपनी परेशानी कैसे बताऊं। मेरे जख्म अभी ताज़ा हैं। उम्र के लिहाज से भी मेरे लिए इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए और कोई वजह नहीं है। वो पलके झुकाए बोली। साइम जहांगीर के तने हुए आसाब एकदम ढीले हुए थे, नरमी भी छाने लगी। बस यही वजह थी? जी, सर झुकाए बोली। मासूमियत की इंतहा थी। नाक और गाल सुर्ख अनार होते उसकी दिलकशी में मजीद इजाफा करने लगे। साइम के होंठ धीरे से मुस्कुरा दिए। यकदम ही वो उसे अपनी अपनी सी लगने लगी। दिल उसकी तमाम मुसीबतों और अजियतों को खुद में जज्ब कर लेने को मचलने लगा। एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। वो जब बोला तो उसकी आवाज बहुत नरम थी। फारिया ने बेअख्तियार पलकें उठाई और उससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसी पल आंटी नफीसा ने अंदर कदम रखा और वो उस पर एक गहरी नजर डालकर मामा की तरफ मतवज्जा हो गया, जिन्हें उसे यहाँ देखकर खुशगवार सी हैरत हुई थी। और फिर वाकई साइम जहांगीर ने उसकी परेशानी का ऐसा हाल निकाला था कि वो हैरान सी रह गई थी। एक सलोनी शाम उसका निकाह साइम जहांगीर से हो गया। एक रिश्ते का मान लिए ही साइम जहांगीर के घर दाखिल हुई थी, मगर उसने रुखसती उसकी तालीम मुकम्मल होने तक मुलतवी कर दी थी। साइम जहांगीर के फैसले ने उसके दिल में उसकी इज्जत और बढ़ा दी थी। निकाह होते ही उसने बाकी लड़कियों की तरह उसे अपना सब कुछ मान लिया था। फिर जैसे जैसे वो उसे समझती गई, उसे उस पर
फख्र होता गया। उसकी सहेलियां उसकी किस्मत पर रश करते ना थकती। उसकी जरा सी परेशानी जहाँ उसे परेशान कर देती, वहीं उसकी मुस्कुराहट उसे अंदर तक आसूदा कर देती। इतनी मोहब्बत पर वो जैसे हैरान रह जाती। वो उसकी किसी नाजुक आबगीने की तरह हिफाजत करता था। अपनी हर ख्वाहिश पर उसकी ख्वाहिश को तरजीह देता और बाज़ औक़ात तो अपनी बात पर उसकी बात को तरजीह देने से भी गुरेज न करता। कॉलेज ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी भी उसने अपने सर ले रखी थी। इसके मामले में वो मुलाजिम पर भी भरोसा ना करता। इतनी मोहब्बत पाकर फारिया की शौकियाँ और जिदें वापस लौट आई थी। यकीनन साइम जहांगीर के वजूद से कुदरत ने उसके तमाम दुखों का मदावा कर दिया था। हर गुजरते दिन के साथ वो उसकी मजीद दीवानी हो गई और वो मजीद मेहरबान। वो अफसुदा सी लॉन में बैठी थी जब वो ऑफिस से आते ही सीधा उसके पास चला आया। आज वो बहुत थक गया था, सारा दिन बिजी रहा। क्या हुआ? उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने जैसे उसे अपनी थकन भुला दी थी। नहीं, कुछ नहीं। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ तो है, वरना तुम इतनी उदास नहीं होती। कुर्सी पर बैठते उसने उसके मजमल चेहरे की तरफ तशवीश से देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। इसलिए उसकी पॉजिटिव तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे मुतमईन करने लगी। ओके, अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, मगर एक बात याद रखना फारिया, तुम्हारे चेहरे पर ठहरी मुस्कुराहट मेरी सारी थकन दूर कर देती है और तुम्हारे चेहरे पर छाई अफसुर्दगी मुझे किसी नादीदा थकन में मुब्तला कर देती है। आई एम सॉरी, बस ऐसे ही दिल कुछ अफसुर्दा सा हो रहा था। उसे इस बात का पूरा एहसास था, इसीलिए मौजूद खवाना अंदाज में बोली। ओके, फिर चलो बाहर कहीं घूम कर आते हैं। वो यकलख्त उठ खड़ा हुआ। नहीं, रहने दे, आप बहुत थके हुए हैं। मगर यार, मेरी थकन का तो एक ही इलाज है। क्या? वो हैरान हुई। तुम्हारी मुस्कुराहट। वही स्याह बोलती हुई आंखें। वो सर झुकाए मुस्कुरा दी। वेरी गुड, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह बगैर कोई सवाल जवाब किए मेरे पीछे आ जाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ। न जाने पिछले कुछ अरसे से क्या हुआ था, वो जब भी उसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता तो वो चिढ़ जाती। अब भी उसके साथ चलती तेजी से बोली थी। उसने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। बेबी पिंक कलर में खिली खिली सी वो सीधी दिल में उतर रही थी। मेरे लिए नई इतला है, वो उसे चिढ़ाने को बोला और वो वाकई चिढ़ गई। मैं वाकई अब बच्ची नहीं रही। तो वो लब दबाकर मुस्कुराहट रोकता जैसे अनजान बनकर बोला, तो ये कि मैं बड़ी हो गई हूँ। उसने गर्दन घुमाकर बड़े गौर से उसे देखा। उसके देखने के बदले अंदाज ने यकलख्त उसके फराटे भट्टी जुबान को ब्रेक लगा दिया था। सुर्ख चेहरा लिए वो आहिस्ता से सर झुका गई थी और वो मायने खेज अंदाज में उसकी तरफ देखकर हंसा। वाकई अब तुम बड़ी हो गई हो। जहाँ जुमला मायने खेज था, वहीं लहजा भी यकसर बदला हुआ था। वो बेसाख्ता सटपटाई थी, जबकि वो गाड़ी का दरवाजा खोलते धीरे धीरे मुस्कुराता उसके घबराने से महफूज हो रहा था। वो मुतमईन और आसूदा सी बैठी चांद को तक रही थी, जब पीछे सरसराहट महसूस करके पलटी। आप? उसके चेहरे पर उभरने वाली मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी कि उसने उसकी नजरों को जकड़ लिया। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम रोज बरोज खूबसूरत होती जा रही हो। मैं पहले भी इतनी ही खूबसूरत थी जनाब। उसकी वालिहाना नजरों से नजरें चुराते हुए एक बार फिर से चांद को देखने लगी थी, जबकि उसने उसके मासूम पुरकशिश चेहरे पर से एक लम्हे को भी नजर नहीं हटाई थी। मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। क्या? यही कि अब मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा, जबकि तुम्हारा ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो गया है। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे जैसे मुकम्मल फुर्सत में खड़ा था, जबकि उसके दिल की धड़कन सीने से बाहर आने को तैयार थी। वो सुर्ख अनार हो गई थी। मैंने कुछ पूछा है फारी? मुझे नहीं पता। उसकी नजरों की बेइंतहा वारफतगी ने उसे बहुत नर्वस कर दिया था। क्यों तुम्हें नहीं पता, जबकि तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते ही मैं अब तक कंवारा हूँ। कंवारे तो ना कहें, आधे शादीशुदा हो चुके हैं। उसकी जुबान से एकदम फिसला। दूसरे ही लम्हे उसने बेअख्तियार जुबान दांतों तले दबाई, जबकि साइम जहांगीर ने उसके दोनों हाथ थाम कर गोया हुआ। मैं अब पूरा शादीशुदा होना चाहता हूँ। उसकी लरसती पलकों को नजरों की गिरफ्त में रखते हुए वो बोला। उसके लहजे में जहाँ उसे बेपनाह मोहब्बत महसूस हुई, वहीं शायद कोई ख्वाहिश और हसरत भी। मैं बकरा ईद के फौरी बाद रुखसती चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने उसके हाथों को दबाया। एक वक्त था जब उसने उसकी ख्वाहिश का मान रखा था और आज उसकी बारी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो अगर इनकार करेगी तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर इतने अरसे में वो उसे इतना तो जान ही गई थी। उसकी ख्वाहिश पर उसने हमेशा अपनी ख्वाहिश को दबाया था। वो एमए करना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों आज दिल और ही राग अलाप रहा था। इस बार दिल उसकी ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश कुर्बान करने को तैयार था। उसने धीरे से पलकें उठाई और उसके हाथों से अपने हाथ निकालती थोड़ा फासला पैदा करते बोली, एक शर्त पर मानूंगी। क्या? उसने बेचैनी से पूछा। शॉपिंग सारी मेरी पसंद की होगी। बस? वो हंसा। जी नहीं, और कुछ भी है। अच्छा, वो क्या? हनीमून पर भी मैं अपनी पसंद की जगह पर जाऊंगी।
اور کوئی حکم؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ جیسے محفوظ ہوا، جبکہ اس کی معنی خیز نظروں سے راہ فرار اختیار کرتی وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی، جبکہ اس کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ واقعی تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ بے یقین سا بولا۔ جی جناب، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اور تمہارا ایم اے؟ ایک خدشے کے تحت اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی پڑھائی کی لگن سے وہ اچھی طرح واقف تھا، وہ شادی کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بے پرواہی سے کہتے اس نے یکدم زبان دانتوں تلے دبائی، مگر کوئی فائدہ نہ تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کی لو دیتی مسکراتی نظروں نے اسے اتنا نروس کر دیا کہ وہ کلائی چھڑواتی تیزی سے نیچے کی طرف دوڑی، جبکہ وہ دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے دھیرے سے مسکرا دیا۔ واقعی زندگی نے اسے اس کی توقع سے بڑھ کر نوازا تھا۔